हेलो, गुड आफ्टरनून। डेली की तरह क्लास आज स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी क्लास डेली लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। जिसका भी बेसिक कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, वो डेली लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल से पढ़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, चलिए अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी आपको। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए, ये टाइम वेस्ट ना हो, हम अपने क्लास यानी कि क्लास चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 5 में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि राज्य प्राचीन समय में राज्य कैसे हुआ करती थी, राजा की शासन व्यवस्था कैसी थी। ये बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे आज। और एक प्राचीन गणराज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोग शासक कैसे बने, यहाँ पर बात आती है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल जिस तरीके से वोट आज की डेट में डालते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। बात बिल्कुल सही है। अभी तो हम वोट के जरिए अपने लीडर को चुनते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी हो गए, है ना, और जैसे योगी जी हो गए, है ना। तो इस तरीके से हम जो चुनाव करते थे, पहले प्राचीन समय में शासक कैसे बनते थे, कैसे उनका चुनाव हुआ करता था, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में इसके बारे में। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संबंधित जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। मतलब अध्याय 4 में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि राजा संबंधित किसके द्वारा चुने जाते थे, जन यानी लोगों के द्वारा। जन का मतलब ही होता है लोग। ठीक है, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। बिल्कुल, उसके बाद राजा बनने में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, क्या हो गए, यानी कि वो यज्ञ करवाते थे और राजा बनते थे। कैसे, चलिए पढ़ते हैं हम किस तरह यज्ञ के जरिए वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था। क्या, अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था। देखिए ये अश्वमेध है ना, ये काफी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा एनसीईआरटी। अश्वमेध एक यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। पहला एक क्वेश्चन बनता है कि अश्वमेध क्या था, यज्ञ था। ठीक है, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। किसको, घोड़े को। ठीक है, राजा के लोगों की देखरेख में। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। बिल्कुल, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पुरोहित का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, चलिए आगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राज सिंहासन का मतलब बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। शुभ मानते होंगे, ऐसा कुछ होगा। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। ठीक है, क्या करते थे, जो आमंत्रित राजा थे ना, वो बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे, है ना। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य,
देखिए क्वेश्चन बनता है विष का मतलब होता है वैश्य। ये आपको जब भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो कभी कभी ना वैश्य की जगह विष भी लिख देते हैं, विष लिख देते हैं। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे राजा के लिए, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। ठीक है, वर्ड क्या है। ठीक है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तरवेदी ग्रंथ कहे जाते हैं। बिल्कुल, जो हमारे कुछ वेद रह गए थे ना ऋग्वेद के बाद, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो वेद थे ये उत्तरवेदी ग्रंथ कहे जाते थे। वैदिक काल में तो ऋग्वेद लिखा गया था, सबसे पहला प्राचीन वेद था हमारा। ठीक है, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जो हमारे 3 वेद रह गए उनको वैदिक उत्तरवैदिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरवैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और ये वेद देखो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। मतलब कहने का मतलब है ये जो ग्रंथ है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान है ना, यज्ञ, संपादन की विधियां, ठीक है, और सामाजिक उस समय सोशल रूल्स क्या थे इसके बारे में बताया गया है इन ग्रंथों में। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, कहने की बात यहाँ पर है जो मतलब कुछ जैसे पुरोहित थे ना और कुछ योद्धा थे, वो कुछ अच्छे थे, वैभवशाली थे, और कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, और बाकी जो रह गए दूसरे लोग जैसे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली, ये निर्धन लोग थे। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पुरोहित जो थे, ब्राह्मण थे, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया उन्होंने, और 4 वर्गों में विभाजित करने के बाद इन्हें क्या कहा गया? वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। राइट। दूसरा स्थान शासकों का था, यानी कि ब्राह्मण के बाद जो स्थान था वो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान देखिए यहाँ पर आता है वैश्य, यानी कि वैश्य का। ठीक है, तीसरा स्थान विषय वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है, यज्ञ करने का अधिकार क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अन्य कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? महिलाओं और शूद्रों को। तो इस तरीके से हमने 4 वर्ण के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण है ना, और क्षत्रिय, वैश्य यानी वैश्य, और शूद्र के बारे में हमने पढ़ा, और इनके अलग अलग क्या काम थे वो भी हमने देखा। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों का वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना था, और क्षत्रियों का युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरा वर्ग वैश्य या वैश्य था, कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते हैं वैश्य में। और 4th नंबर पर अंतिम स्थान शूद्रों का था, जो कि तीनों वर्णों की रक्षा करना, यानी कि ब्राह्मण और शासक और वैश्यों की रक्षा करना था। ठीक है, और इनको अनुष्ठान करने का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं और शूद्रों को। राइट, ये अधिकार मिलता है, पुराणों में अधिकार मिलता है महिलाओं और शूद्रों को। ठीक है, चलिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। जो लोग मतलब क्या करते थे, शवों को दफनाने का काम करते थे, उनको क्या करते थे? अपवित्र माना जाता था उनको। ठीक है,
चलिए, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। मतलब अलग अलग विचार थे लोगों के, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है। चित्रे दूसरा पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। क्या है ये? देखिए, ये पात्र दिखाया है ना, ये देखो चिकना पात्र है बिल्कुल। चलिए, जनपद के बारे में हम पढ़ते हैं। जनपद क्या है? जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। कहने का मतलब है, जो यज्ञ किया करते थे ना राजा, वो जन के राजा हुआ करते थे। तो जन के राजा ना होकर अब वो पूरे जनपद का राजा कहलाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बनता है, जन का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4+49 पे दिखाए गए हैं, आप देख लीजिए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, ठीक है। किस किस की खुदाई की? कौन कौन से जनपद आते थे उस समय? जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ठीक है। पुराना किला दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कौन कौन सी फसलें उगाते थे? चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी। ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कैसे होते थे? कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनता है यहाँ से, कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के बर्तन थे। ठीक है। धूसर को क्या कहते, धूसर नाम क्यों लगाया गया? इसमें चित्र धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है जिन्हें। ठीक है। क्योंकि इन पर बर्तनों पे चित्रकारी की गई थी, इसलिए इनको चित्र धूसर पात्र के नाम से जाना गया। ठीक है। और इन पर जो सरल जो रेखाएं थी, इन पर किस तरीके से आकृतियां बनाई गई थी? सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिलेंगे। ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई थी। डिजाइन कैसी की गई थी? ज्यामितीय आकार की डिजाइन की गई थी और सरल रेखा से चित्र बनाए गए थे। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा जनपद के बारे में, अब आता है आपका महाजनपद। उससे बड़ा होता है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल सही बात है। जब जनपद थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, इंपोर्टेंस बढ़ गई उनकी। क्यों? तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किलेबंदी क्यों करते थे? बचाव करने के लिए, जानवरों से बचाव करने के लिए, शत्रुओं से बचाव करने के लिए, कि कोई उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, है ना, घेरा ना डाल ले कोई। इस तरीके से वो क्या करते थे? किलाबंदी करते थे अपनी राजधानियों में। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। राइट। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी स्मृति और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। बिल्कुल। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए इनके लिए अथक परिश्रम किया हुआ। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। बिल्कुल, लगता ही है, उसमें परिश्रम भी लगता है, संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है। भाई किलेबंदी की जाएगी तो उसमें तो ईंटों का, पत्थर का, है ना, काफी चीजों का उसमें इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ चेंजेस आ गए थे कि राजा क्या करते थे, महाजनपद जब जनपद से महाजनपद में आ गए थे राजा, तो राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे थे समय से। कुछ भुगतान संबंध आहत सिक्के, पृष्ठ 84 पर चित्र देखो, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, ठीक है। तो आहत जो सिक्के थे ना, उनसे भुगतान किया जाता था। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है ना, ये देखो, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। बताया था ना, पहले जो राजा थे ना ऋग्वेद में, उनके पास ना तो कोई सेना होती थी, ना कोई महल होता था, ना कोई राजधानी होती थी। ये चीजें महाजनपद में देखने को मिलती हैं। इस तरीके से इस चैप्टर का नाम ही है कि किस तरीके से राजाओं का चुनाव होता था पहले ना, राज्य राजा है ना, और प्राचीन गणराज्य, इसका चैप्टर का नाम ही है। कर, कर का मतलब होता है टैक्स। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। ऑब्वियसली सी बात है कि सेना रखेंगे, संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी जब किले बनवाएंगे तो, है ना। लड़ाई लड़ने जाएंगे तो सेना तो रखेंगे रखेंगे, तो कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें। अतः अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। मतलब जो महाजनपद के राजा थे ना, वो लोगों द्वारा समय समय पर क्या करने लगे थे। जब जनपद में हमने क्या देखा कि लोग जब राजा अनुष्ठान किया करते थे तो जो लोग थे उनके लिए उपहार लाते थे, लेकिन महाजनपद में ऐसा नहीं देखा गया। महाजनपद में कुछ बदलाव आए हैं। राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से उनसे कर वसूलने लगे। एक तरीके से समय निर्धारित कर दिया उन लोगों ने और उसी समय पर उनसे कर लेने लगे। कर कर किस तरीके से लेते थे, देखिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। बिल्कुल, उस समय क्या था, जमीन थी, खेती थी, उन पे ही डिपेंड रहते थे, निर्भर थे लोग, ठीक है। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया था महाजनपद के राजाओं ने, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1/6 भाग और इसे भाग कहा जाता था। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। देखो पहले कृषक की बात हुई, अब कारीगर की, कारीगरी करते होंगे लोग, ठीक है। कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। इस तरीके से कर वसूलते थे, किससे, कारीगरों से, ठीक है। अब पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जो थे, मवेशी पालते थे, उन्हें जानवरों या उनके उत्पाद जो उनसे जैसे दूध बनता था, उससे दही बनता था, क्रीम निकलती थी, घी बनता था, उसमें कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ठीक है। जब व्यापारी सामान को खरीदते बेचते थे तो उसमें भी कर देना पड़ता था राजा को। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, शिकारी होते हैं, और संग्राहक जो कि मतलब कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं जंगलों से मिली वस्तुओं को, जैसे लकड़ी हो गए, औषधि हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना। इस तरीके से जो सामान इकट्ठा करते थे आखेटक और संग्राहक, उसको वस्तुओं को राजा को देना पड़ता था, ठीक है। चलिए इस तरीके से मैंने, कल हम पढ़ेंगे कृषि में परिवर्तन। उस समय जब समय शुरू होता है तो कृषि में परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, चैप्टर 5 के पार्ट 2 में हम कृषि में परिवर्तन देखेंगे कि उस समय कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को मैं 2 भाग में लेकर आऊंगी। आज मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। किस तरीके से राजा राजा बने थे, जैसे आज की डेट में ये संकरण जो था, इसका जो सवाल था वो मैंने कंप्लीट किया,
कल मैं कृषि में क्या क्या परिवर्तन थे वो बताऊंगी। जैसे राज्य किस तरीके से बने, राजा किस तरीके से बने, जनपद बने, फिर कैसे उनका चुनाव हुआ, महाजनपद बने तो राजा किस तरीके से, राजा की स्थितियों में बदलाव आया, लोगों में बदलाव आया, ये सब हमने देखा आज की क्लास में पार्ट 1 में। तो इस तरीके से मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर आती रहूँगी। डेली क्लास देखिए लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी बाई वीनू मैम, डालें आप यूट्यूब पर तो आप डेली आप मेरी क्लास को देख पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास में डेली लेकर आ रही हूँ, फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं से बनाकर लेकर आऊंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोगों का बनता है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैम इस वे में नहीं, इस वे में पढ़ाइए आप, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल चैप्टर 5 के साथ, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।